उत्तराखंड के लिए इस साल की शुरुआत बिल्कुल पीपली लाइव फिल्म की तरह हुई और यहाँ का पीपली बना जोशीमठ शहर। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में देश विदेश के पत्रकार, मीडिया संस्थान, कैमरा क्रू और ओबी वैन लेकर पहाड़ चढ़ते नजर आए। राष्ट्रीय चैनलों पर दिन रात जोशीमठ की खबरें छाई रही और करीब 2 हफ्तों तक इस शहर का मरसिया पढ़ा गया। बहस होती रही कि आखिर नत्था मरेगा या नहीं। इस पर कम ही बहस हुई कि इस नत्था को मारने की प्रक्रिया तो दशकों से चल रही है और ये उन 15 दिनों में पूरी होने वाली प्रक्रिया भी नहीं जिन 15 दिनों तक राष्ट्रीय चैनल कैमरों के साथ जोशीमठ में मोर्चा संभाले रहे। इसीलिए जब देश विदेश के मीडिया संस्थान जोशीमठ से लौट गए तब भी इस शहर का दरकना कम नहीं हुआ। उन लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई जो पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं। उनका संघर्ष मीडिया के लौट जाने के बाद भी जारी रहा और आज भी जारी है। देश तमाम के मीडिया की नजर पड़ने से इतना जरूर हुआ कि जोशीमठ को लेकर शासन प्रशासन कुछ हरकत में आया। स्थानीय लोगों के 107 दिन लंबे अनशन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जनता की 11 सूत्रीय मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस आश्वासन को भी अब 1 महीना होने को है और जनता की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बल्कि कई लोगों के लिए तो स्थिति पहले से भी बदतर हो चली है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें अब मजबूरन अपने उन्हीं टूटे हुए मकानों में लौट जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जहां से उन्हें 3 महीने पहले ये कहते हुए हटाया गया था कि उनके मकान अब 1 दिन भी रहने लायक स्थिति में नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लाखों की संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं और जिन होटलों या भवनों में जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों को शिफ्ट किया गया था, वे होटल मालिक अब व्यवसाय के लिए अपना होटल खाली चाहते हैं। सिर्फ होटल मालिक ही नहीं, खुद प्रशासन भी बिना किसी पुख्ता वैकल्पिक व्यवस्था के इन भवनों को खाली करने पर जोर देता दिखता है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती बताते हैं कि तमाम होटल, विद्यालय, धर्मशालाओं और अन्य भवनों में लाए गए लोगों को पहले तो 31 मार्च को कमरे खाली करने को कहा गया। इसका जब भारी विरोध हुआ तो ये अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई, जिसके बाद फिर से लोगों को राहत शिविर खाली करने के आदेश सौंप दिए गए। अब हाल ही में इस अवधि को एक बार फिर से बढ़ाते हुए मई अंत तक किया गया है। ऐसे में अतुल सती एकदम वाजिब सवाल उठाते हैं कि जनवरी में जो घर असुरक्षित थे उन्हें भारत सरकार की प्रमुख संस्था केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और राज्य सरकार ने असुरक्षित करार दिया था। लोगों को उन घरों को तत्काल खाली करने का फरमान जारी किया गया। जिन लोगों ने घर स्वेच्छा से खाली नहीं किए उनसे जबरन खाली करवाए गए। कहीं कहीं तो पुलिस के जोर पर भवन खाली हुए। क्या 4 महीने बाद 30 अप्रैल 2023 से अब वही असुरक्षित घर सुरक्षित हो गए हैं? होटल मालिक कमरे खाली करवा रहे थे क्योंकि प्रशासन के ऐसे ही आदेश थे। जनवरी महीने में जोशीमठ के 278 परिवारों को उनके घरों से निकालकर होटलों, विद्यालयों या अन्य सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया गया था। लेकिन इसके 4 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा। इसलिए इनमें से कई परिवार अब अपने टूटे हुए और असुरक्षित मकानों में ही लौट जाने को मजबूर हो रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि जोशीमठ में 132 परिवारों के 502 सदस्य राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 164 परिवारों के 493 सदस्य अपने रिश्तेदार या किराए पर रहने के लिए चले गए हैं। पुनर्वास पैकेज के तहत अब तक 53 प्रभावित परिवारों को 14.39 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया गया है। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि आखिर राहत शिविरों और अस्थायी व्यवस्था में वे कब तक रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनौतियां और भी बढ़ने वाली हैं। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है और 1 जून से फूलों की घाटी भी यात्रा के लिए खोल दी जाएगी। इसके साथ ही बरसात का मौसम शुरू होने पर अव्यवस्था और भूस्खलन दोनों के खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को एक बार फिर से अपना आंदोलन तेज करते हुए 11 मई की शाम शहर में मशाल जुलूस निकालना पड़ा। समिति का आरोप है कि जिन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया था और जिसके बाद समिति ने 20 अप्रैल को अपना 107 दिन पुराना अनशन स्थगित किया, उनमें से एक भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये 11 मांगे क्या थी? आगे बढ़ने से पहले इन पर एक नजर डाल लेते हैं। संघर्ष समिति की मांग थी संपूर्ण जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए प्रभावित वर्गों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। कृषकों, मजदूरों, पर्यटन पर निर्भर लोगों और व्यापारियों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द स्थायी कार्यालय शुरू किया जाए। सरकार द्वारा दिए जा रहे भवनों के मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
स्थानीय लोगों की सेना में गई जमीन का भुगतान किया जाए ताकि आपदा की इस स्थिति में लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके। जोशीमठ की आपदा के संदर्भ में देश की 8 शीर्ष संस्थाओं ने सर्वेक्षण और अध्ययन किया था। उनकी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाएं ताकि लोगों में व्याप्त आशंकाओं का समाधान हो सके। सरकार द्वारा घोषित मुआवजा नीति में होम स्टे को व्यावसायिक श्रेणी से हटाया जाए। जोशीमठ के स्थायीकरण और नवनिर्माण के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बने और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति इस कमेटी में शामिल हो। जोशीमठ में बहुत सी बेनामी भूमि पर लोग काबिज हैं, जिससे आपदा काल में लोगों के सामने भूमिहीन होने का संकट खड़ा हो गया है। अतः स्थानीय स्तर पर भू बंदोबस्ती कर लोगों के खातों में भूमि दर्ज की जाए। बेघर हुए प्रभावितों की स्थायी विस्थापन पुनर्वास की व्यवस्था न होने तक वैकल्पिक व्यवस्था कम से कम 1 साल तक की जाए। तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने वाली एनटीपीसी कंपनी के साथ 2010 में हुए समझौते को लागू किया जाए। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना और हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर स्थायी रोक लगे। समिति का आरोप है कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी इन 11 में से एक भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा स्थानीय लोगों को मजबूरन अपना आंदोलन तेज करना पड़ रहा है। सरकार पर कई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इतना समय बीत जाने के बाद भी एनडीएमए और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती आशंका जताते हैं कि संभवतः इन रिपोर्ट्स को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा हो, क्योंकि इनके सार्वजनिक होने से चारधाम यात्रा के दौरान ही अगर मामले ने तूल पकड़ लिया तो सरकार के लिए इस चुनौती से निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये आशंकाएं इसलिए भी मजबूत होती हैं क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इस साल की शुरुआत में जब जोशीमठ का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ था, उसी दौरान इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें और रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, जिनमें सामने आया था कि 27 दिसंबर 2022 के बाद सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही जोशीमठ में 5 सेंटीमीटर तक भूधसाव हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट को तुरंत ही सरकारी वेबसाइट से हटा लिया गया और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए कि वे इस रिपोर्ट पर किसी भी पत्रकार से किसी भी तरह की चर्चा नहीं करेंगे। जोशीमठ को लेकर यह कोई इकलौती रिपोर्ट नहीं थी जिसे इस तरह से छिपाने या नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। इस शहर के इतिहास में ऐसी कई रिपोर्ट्स दफन हैं जिनका अगर समय रहते संज्ञान लिया गया होता तो जोशीमठ की स्थिति इतनी भयावह होने से बचाई जा सकती थी। सैकड़ों साल पहले कत्यूरी राजवंश ने इस शहर से अपनी राजधानी को क्यों हटा लिया था, ये सवाल अगर छोड़ भी दें तो भी बीते 100 सालों के इतिहास में जोशीमठ के भूगर्भीय खतरों का जिक्र कई बार होता रहा है। साल 1939 में स्विस जियोलॉजिस्ट की लिखी किताब सेंट्रल हिमालय में ये बात स्पष्ट तौर से सामने आ गई थी कि जोशीमठ शहर लैंडस्लाइड मटेरियल के ढेर पर बसा है। ऐसे में यहाँ निर्माण कार्य बेहद संवेदनशीलता की मांग करते हैं। साल 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा ने तो अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिख दिया था कि जोशीमठ और उसके आसपास कोई बड़ा निर्माण कार्य न किया जाए और बल्कि छोटे निर्माण भी पूरी मॉनिटरिंग के बाद ही अप्रूव किए जाएं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र खतरे में आ सकता है। साल 2006 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जोशीमठ हर साल 1 सेंटीमीटर तक नीचे खिसक रहा है। साल 2007 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जोशीमठ के कई इलाकों को बाकायदा चिन्हित करते हुए बेहद खतरनाक बताया था। और दिलचस्प ये है कि ये वही इलाके हैं जहां इस साल सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। साल 2010 में प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट और पीयूष रौतेला के करंट साइंस में प्रकाशित एक पेपर में भी ये बात लिखी गई कि जोशीमठ में अचानक कोई बड़ा भूधसाव हो सकता है। इन तमाम रिपोर्ट्स के अलावा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का इतिहास ही ये दर्शा देता है कि शहर का संकट कोई एक दिन में आई आपदा नहीं है। पिछले करीब 20 सालों से तो ये संघर्ष समिति ही जोशीमठ को बचाने की आवाज उठा रही है, जिसके नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जोशीमठ शहर संकट में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बेहिसाब निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। जोशीमठ के भविष्य के सवाल पर भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती कहते हैं कि ये सुनने में भले ही कितना भी खराब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इस शहर का अब बचना संभव नहीं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता स्थानीय लोगों को बचाने और उन्हें विस्थापित करने की होनी चाहिए। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मूलभूत अधिकार के लिए भी स्थानीय लोगों को मशालें लेकर जुलूस निकालना पड़ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ स्थानीय लोगों की आशंकाएं इसलिए भी गहराती जा रही हैं कि आने वाले दिनों में उस बरसात का मौसम आने को है जो उत्तराखंड में अक्सर आपदा बनकर बरसती है।